मैं विकास सर को आमंत्रित करूंगा। विकास सर यहाँ आए और इस किताब के बारे में, मनोज जी के बारे में, श्रद्धा जी के बारे में और अनुराग सर के बारे में कुछ बातें करें। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखिए तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। और शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे, संयोग की बात है किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है, ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट तो वो श्रद्धा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तीन लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठा है वो इनका बेटा है, तो उसका नाम मानस है। तो आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या, मतलब कैसे कैसे वो इस मंजिल तक पहुँचे हैं, इतने सफल कैसे हुए हैं, पता तो लगे। तो मनोज के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, अनुराग के साथ रहा। अनुराग और मनोज रूममेट्स थे उस समय। अनुराग का भी हिंदी साहित्य विषय था, तो अनुराग ने करीब 2 साल पहले एक किताब लिखी, वो किताब मुझे भेंट करने के लिए आई भी घर पे। फिर पिछले साल पता चला कि दूसरी किताब लिख रहे हैं और मनोज के जीवन पे लिख रहे हैं। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने ज़माने में। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बदले 300-400 रुपये उस ज़माने में मिलते थे, उससे अपना काम चलाना है। उस तरह की स्ट्रगल करते हुए, घर से सपोर्ट नहीं थी। रहने वाले मुरैना के हैं, और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है। लेकिन मुरैना का आदमी आईपीएस बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैध तरीके से हाथ में आ गई है, ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है। तो ये उपन्यास जब इन्होंने लिखा, अनुराग ने, तो इन तीनों ने मुझसे कहा कि सर हो सके तो एक बार आप इसको पढ़िए। मैंने आज तक ये काम कभी नहीं किया है। मतलब मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो लेखक हैं, इस समय अच्छे लेखक हैं, नीलोत्पल हैं, पंकज दुबे हैं, वो सब अच्छा लिखते हैं, पर ये भूमिका मेरी कभी नहीं हुई कि मैं उपन्यास पढ़ूँ और उसमें कुछ करूँ। इन्होंने जिद की तो मैंने उपन्यास को पूरा पढ़ा, और बहुत सारे, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ वैसे पढ़ा, और बहुत सारे निशान लगाए कि यहाँ ये ठीक करो, वो ठीक करो। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बाद में दिखाया नहीं मुझे कि बस वो मेरे घर पे आके सारा समझ के ले गए और बोले हम ठीक कर देंगे, और उसके बाद मुझे यही मिला इस चीज़। तो मुझे पता नहीं कि कुछ ठीक किया, तो मुझे भी देखना है। ये मुझे उपन्यास कल ही मिला है दूसरी बार छपने के बाद, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा फिर से। और फिर फरमान आया कि इसकी भूमिका भी आपको ही लिखनी है, तो मैंने इसकी भूमिका लिख के भेजी, और मैं कल देख रहा था तो जितनी भेजी थी उसका 20% ही बचा है, बाकी 80% काट दिया इन लोगों ने। लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 2-3 इंस्टांसेस बड़े रोचक लगे, और पिछले 6 महीने से मैं हर जगह वो सुनाता हूँ जहाँ जाता हूँ। इतने रोचक प्रसंग हैं कि वो ना सुनाऊँ तो मेरा मन नहीं मानता है। तो एक तो प्रसंग ये है, आपने शायद सुना होगा, आप में से कुछ लोगों को मैंने डिस्कस किया होगा क्लास में। एक प्रसंग तो ये है कि ये जिस इलाके से रहे, मुरैना, उसके पास जोरा वो जगह है ना, जोरा एक जगह है, वहाँ से तहसील है। हाँ, तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी इस समय है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना पास होने की शर्त नहीं है, पास होने के अलग मैकेनिज्म है पूरे के पूरे।
तो ये जिस स्कूल में थे वहाँ पर पास करवाया जाता था, पढ़ा के नहीं, वैसे ही मैनेज करके। तो उससे बच्चों में खास कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर नहीं पढ़े उसके बाद भी आत्मविश्वास रहता है कि जैसे हर साल पास हो रहे हैं इस साल भी हो ही जाएंगे। तो इनकी 12वीं क्लास थी और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्ज़ाम देने गए, उसी समय वहाँ पर कोई नया नया एसडीएम आया था। तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है, उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी। इनको तो पता भी नहीं था कौन आ गया है, ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, उसी परंपरा में तैयारी चल रही थी। बहरहाल ये एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि चीटिंग शुरू होती है उससे पहले ही एसडीएम खुद वहाँ आ गया और प्रिंसिपल को उसने मतलब डांटना शुरू कर दिया। तो बच्चों को क्लास में मैसेज दिया गया कि थोड़ी देर रुको, ये चला जाएगा फिर शुरू करेंगे। और चीटिंग करने वाले 3 घंटे में से 1 घंटे में काम कर लेते हैं, अगर उनको ये भरोसा रहता है कि अगर 1 घंटा ठीक से मिल जाएगा तो हम पास तो हो ही जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने और सबने कोशिश की, चीटिंग के जो जिनका मतलब एजेंसी थी चीटिंग करवाने की वो भाग गए वहाँ से एसडीएम को देख के। और फिर एसडीएम ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं बैठता हूँ, पूरा पेपर करवा के ही जाऊँगा। उसने पूरा पेपर करवाया, पूरा स्कूल फेल हो गया। और उसमें ये भी फेल हो गए। तो उसका जो नाम प्रूफ में था वो कुछ और था। आज मैंने देखा नाम बदल दिया इन लोगों ने, लगता है उसने कहा होगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम लिखा हुआ उपन्यास में सही, वो नहीं बदला है। उसको भी कर सकते थे विकास सर की जगह विनाश सर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन वैसा नहीं किया। मेरा नाम वैसा का वैसा लिख दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि चेंज किया किसी वजह से किया होगा। बहरहाल इस उपन्यास में उसका नाम दुष्यंत सिंह हो गया है, जो मूल नाम था कुछ और था। तो बाकी लोग तो उससे खुंदक खाने लगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको देख लेंगे, वो कर लेंगे। इनके मन में है कि ये एसडीएम इतना ताकतवर कैसे होता है कि प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है एमपीपीएससी का। तो इस बच्चे ने ठान लिया कि अब तो मैं एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देके एसडीएम ही बनूंगा। बाकी बच्चे बोले उसके लिए पहले 12वीं में पास होना होता है। वो बहुत बात की बात है भाई, 12वीं ग्रेजुएशन उसके बाद की बात है वो सब। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो पास करना पड़े करेंगे। साइंस छोड़ दी, मैथ छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज़ के विषय लिए 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कैसे कैसे नौकरी करते करते काम किया, पढ़ाई की। और एमपीपीएससी दे रहे थे, वहाँ किसी ने बताया कि एक इससे बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो आईएएस का होता है, उसके लिए दिल्ली जाना होता है। तो बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली आ गए कि अब तो आईएएस ही बनेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ रहने का, बस एक भरोसा कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अंग्रेजी में इनका डब्बा वैसा ही गोल था जैसा आमतौर पर हिंदी माध्यम में अधिकांश बच्चों का होता है, मतलब एकदम गोल। तो मनोज की श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा तो डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन पढ़ा है, तो इनका तो साइंस की बैकग्राउंड वगैरह सब बढ़िया है। पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका एकेडमिक लेवल शुरू से अच्छा रहा है। मनोज जिस बैकग्राउंड से, वहाँ अंग्रेजी किसी को नहीं आती है पूरे गांव में, तो इनको भी नहीं आती है। सीधी सी बात है, भाषा तो माहौल से आएगी ना, किसी को नहीं आती तो इनको भी नहीं आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं इंग्लिश का पेपर पास कैसे करूँगा मेंस में। तो उसकी बड़ी मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने 2 बार मेंस दिया, 2nd और 4th अटेम्प्ट में, ऐसा ही था ना। हाँ, 2nd अटेम्प्ट में जब मेंस दिया और इंग्लिश का पेपर था, पेपर दे के शानदार लिख के आए। श्रद्धा ने पूछा इंग्लिश कैसा, वो बोली ऐसा लिख के आया हूँ कि बस नोबेल पुरस्कार ना आ जाए कहीं वापस, तो वापसी की डाक से। फिर श्रद्धा ने पूछा निबंध कौन सा लिखा, वो इस उपन्यास में जिक्र है, मैंने यही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो बोले निबंध लिखा टेररिज्म इन इंडिया, और ऐसा लिखा है कि उसमें नक्सलवाद वगैरह सब लिख दिया है। श्रद्धा पेपर हाथ में लेके कह रही है कि पर ये तो आया ही नहीं था। लिखा कैसे? फिर ध्यान से देखा गया तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था। और बहुत सारे वाक्य है, कुछ और बताऊंगा 2-4 आपको। सेमिनार का पर्पस है कि कुछ जीवन में ऐसा कीजिए कि आज से 10 साल बाद मैं एक और किताब लेके खड़ा रहूं यहाँ पर और बताऊं कि ये जो बच्चे थे उस सेमिनार में आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेखक महोदय को आमंत्रित करूंगा, अनुराग जी को,
कि वो आएँ और थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएं इस उपन्यास को लिखने के अनुभव। मेरा ख्याल है कि इनकी कहानी इनके मुँह से सुनने के बाद आप यहाँ से जब लौटेंगे तो कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास से लौटेंगे, बेहतर होकर लौटेंगे। तो सुनिए उनकी बात, आइए। आदरणीय विकास सर और मेरे मित्रों, सर ने सबसे पहले ये कहा था कि पता नहीं इन लोगों ने जो उन्होंने सुधारा था वो माना कि नहीं माना। सर पे इतना काम है और सर इतने व्यस्त हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन उस व्यस्त समय में भी सर ने उपन्यास पूरा पढ़ा। दिल्ली से इलाहाबाद जाते समय रेल में उन्होंने उस पूरे उपन्यास को अद्यापांत पढ़ा था और उस पर वही अपने लाल पेन से क्रॉस, गोले, कभी कभी पूरा पैराग्राफ काटा। उस समय सर के पास जो उपन्यास था वो लगभग 200 सवा 200 पेज का था, अब वो 170 पेज का रह गया है। मैं बहुत आभारी हूं सर का कि उन्होंने मेरे उपन्यास पर भूमिका लिखी। ये उपन्यास आप लोगों का है, आप लोगों की ही कहानी है। माध्यम मनोज हैं पर कहानी आपकी है। आप लोग जो अपने घर परिवार से दूर मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार के छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरों में रहकर तपस्या कर रहे हैं, और आप ही नहीं इस देश में कई जगह जो बच्चे, जो स्टूडेंट तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी कहानी है। हमारे मन में कई बार लगता है कि हम सफल होंगे, ये संकल्प हमारे मन में हमेशा रहता है। हम अपनी ताकत पहचानते हैं, लेकिन कई बार हम निराश भी हो जाते हैं, कई बार हम असफल भी होते हैं। कभी प्रीलिम्स निकलती है, कभी मुख्य परीक्षा नहीं निकलती, कभी इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू का चलता रहता है जंजाल, कभी सफलता फिर असफलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद हमारे मन में रहती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा हमारे मन में संकल्प और रहता है कि हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये आपकी यात्रा पूर्ण वहां होती है जहां आप सफल हो जाते हैं। लेकिन इस असफलता से या इस संदेह से, जब हमें ये संदेह होता है कि क्या वास्तव में हम इस योग्य हैं कि हम सफल हो जाएंगे, क्या हमारे भीतर वह क्षमता है जो यहाँ बैठे इनमें है, मनोज में है या श्रद्धा में है या जो भी चयनित हुए हैं जो उनमें है, ये संदेह बना रहता है। पर वो संदेह आपके संकल्प से खत्म भी होता है, और जब वो खत्म होता है तो आप ये मान जाते हैं कि अब सफलता दूर नहीं है। आपको ये उपन्यास आपके संदेहों से मुक्त करेगा। तो ये यात्रा यहां से यहां तक, असफलता से सफलता तक की जो ये यात्रा है ना, वही यात्रा इस उपन्यास की यात्रा है। मनोज कुमार शर्मा इसलिए इस उपन्यास के चरित्र हैं क्योंकि उनकी यह यात्रा सबसे ज़्यादा जटिल, मेरी दृष्टि में और भी सबसे ज़्यादा जटिल रही है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई 12th में फेल हुआ होगा। कोई हुआ हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। अमित जी ने पूछा था, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, उसका जरूर सिलेक्शन होगा, पीछे खड़ा हो गया। तो मनोज जी का जब हम जीवन देखेंगे या उस तैयारी को देखेंगे, इस उपन्यास को पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा कि किस संकल्प के माध्यम से कोई सपना भी देख सकता है कि जो 12th फेल हुआ है उसका सपना देखना भी एक बहुत बड़ी बात है। कि जो बच्चा 12th में फेल हो गया, सभी विषयों में फेल हो गया, केवल हिंदी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें उसकी रुचि थी, और बाद में उस हिंदी में उसको विकास सर जैसे गुरु मिल गए तो वह सफल हुआ। तो वो पूरी यात्रा आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि किस तरह से हमारे भीतर की सारी कमजोरियां ताकत में बदल जाती हैं। ये शून्य से शिखर की यात्रा है। मुझे लगता है कि यदि आप ये उपन्यास पढ़ेंगे, लगभग 4-5 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि बड़ा नहीं है, 170 पेज का है, परंतु उसके बाद यदि आप अपने परीक्षा की तैयारी में कुछ भी सुधार महसूस कर सकें, यदि आपको ये लग सके कि इस उपन्यास को पढ़कर आपकी तैयारी की दिशा कुछ ठीक हुई है,
आपके भीतर के संदेह कुछ कम हुए हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सफल हुआ। बस एक और छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है वही उम्र हमारी प्यार करने की भी हो जाती है। यह समस्या है ये। लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप उस प्रेम को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं या कमजोरी बनाते हैं। उसको अपनी पैर की बेड़ी बनाते हैं या पंख बनाते हैं, है ना। मनोज ने और श्रद्धा ने पंख बना लिया और उड़ गए, है ना। अच्छा है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग सफल होंगे इसका मुझे पूरा भरोसा है, कोई संदेह नहीं। आप लोगों पर मुझे कोई संदेह नहीं और आप लोगों को भी अपने ऊपर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यह उपन्यास यदि इस संदेह को मुक्त करे तो बस निराला की एक छोटी सी पंक्ति, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। ये मन आपका राम का ही है जो न कभी थकता है न कभी कायरता को मानता है, संघर्ष करता और जीतता है। थैंक यू। इससे पहले कि मैं मनोज को बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि श्रद्धा भी आपसे बात करें 5 मिनट। और इस हैसियत से नहीं कि वो मनोज की पत्नी हैं, वो एक IAS अधिकारी हैं और मेरी गट फीलिंग ये कहती थी कि उनको IAS में टॉप करना चाहिए। श्रद्धा डॉक्टर रही, उसके बाद IAS बनी और इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जिस नौकरी में है, मैंने इसकी भूमिका में एक वाक्य लिखा। देखिए, IAS IPS तो इतने लोग बनते ही हैं। हिंदी माध्यम में रिजल्ट 1-2 साल थोड़ा खराब रहा है, लेकिन पहले तो संख्या इतनी होती थी हर साल कि हर साल 10-20 IAS, हर साल 20-30 IPS और 50 IAS, ऐसा होता ही था। और सबके साथ वैसा संवाद नहीं रहता हमारा, पर कुछ खास बात कुछ लोगों में होती तो ध्यान रहता है। तो एक बहुत रोचक प्रसंग जो मैंने इसी भूमिका में जिक्र किया, इन लोगों की शादी हुई ये करीब 2008 के आसपास की बात, 5वीं हो गई थी। अच्छा, 2005 की बात है। और मैं शायद आज तक अपने एक आध स्टूडेंट की शादी में गया हूँ, वो इनकी शादी में गया था, ग्वालियर में शादी हुई थी। तो शादी हो गई। जब शादी हुई तो उस समय तक ये IPS हो चुके थे और श्रद्धा उस समय उत्तराखंड PCS में SDM हो चुकी थी। नैनीताल में SDM शायद उस समय थी और बाद में IAS बनी थी। उस समय वही था ना, नैनीताल वाला ही आप कहा। ये वहाँ उत्तराखंड की टॉपर थी अपने एग्ज़ाम की, वहाँ SDM बनी, फिर बाद में IAS बन के इधर चली गई। तो सफल जोड़ा था। सीधी सी बात है कि जब दोनों लोग सफल हों, सिविल सेवक हो, तो इसमें कोई ये क्यों सोचेगा कि दिक्कत में है। उसके बाद श्रद्धा IAS बन गई, दोनों की पोस्टिंग हो गई। भारत में कोई IPS हो और एक घर में दूसरा IAS हो तो लोग हज़ार कल्पनाएं करेंगे, पर ये नहीं करेंगे कि आर्थिक दिक्कत हो सकती है किसी को। और फिर कुछ दिन बाद मनोज ने मुझे फ़ोन किया 2 बातें करने के लिए। एक तो बोला कि सर एक द्वंद्व में हूँ, आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। बोले सर मेरी छोटी बहन जो है ना, उसको किसी से प्रेम हो गया है। तो मैंने कहा तो? बोले मैं झेल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा जब जब ये भाव आए बस इतना याद करो कि श्रद्धा का भी एक भाई था। और फिर 10 दिन बाद फ़ोन आया कि सर बहन की शादी फिक्स हो गई है, वही फिक्स हो गई है, अब द्वंद्व दूसरा है, खर्चा ज़्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 50,000 रुपये मुझे दे दें और मैं आपको 5-5 हज़ार करके हर महीने लौटाता रहूं? ये बात 50,000 5,000 की नहीं है, बात एक IPS जिसकी पत्नी IAS है उसका ऐसा कहने की। पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के आर्थिक विकास का एक मंडल है, माविम कहते हैं उसको। इस समय श्रद्धा डेपुटेशन पर उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब से ये उस पद पे गई है तब से कई बार मिलना हुआ हमारा, ये दिल्ली आई या मैं मुंबई गया, तो अब इनके दिमाग में एक ही बात हमेशा रहती है
कि महाराष्ट्र की महिलाओं का विकास करना है, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। एक बार 3 घंटे मुझसे यही डिस्कशन की इन्होंने, ऐसी योजनाएं मेरे से डिस्कस कीजिए कि कैसे मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो हमने बहुत सारे प्लान बनाए, पता नहीं सफल हुए कि नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने सरकार से बात की, विदेशी संस्थाओं से बात की सरकार की तरफ से, और उस प्रयास में जुटी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि IAS IPS बनना ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है उस सेवा में आने के बाद कायदे का इंसान बने रहना, जो ज़्यादा मुश्किल है। तो श्रद्धा से मैं कहूँगा कि 2 पक्षों पर थोड़ा सा डिस्कस करें। एक तो ये कि कैसे वो मैनेज करती हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरा जब इतनी बात हो ही गई है तो ये बता ही दें कि 12वीं फेल लड़के में ऐसा क्या देखा था। तो श्रद्धा बस 5-7 मिनट 10 मिनट में अपनी बात रखिए और फिर नायक को बुलाते हैं। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड विकास सर, अनुराग जी, मनोज जी और सारे आगे बैठे हुए बच्चों, ये जो बात है कि 12वीं फेल जो इंसान सर ने बोला कि उसमें आखिर अब क्या चीज़ ऐसा था, तो वही बात है कि जब हम उस तरफ बैठे होते हैं तो जो सपना, जो जद्दोजहद, जो संघर्ष करने की ताकत और असीम एक ताकत लेकर जब हम बैठे होते हैं, एक जो ऊर्जा का बिल्कुल एक गुबार हमारे अंदर होता है, वो जो ताकत है, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम चढ़ जाएंगे ऊपर तक, वो सबसे ज़रूरी भी है और वो सबसे आकर्षक भी है। तो मैं मनोज जी से जब मिली थी तो मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें इतना ज़बरदस्त आत्मविश्वास था, एकदम जैसे रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा हो, कहीं कोई डगमगाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, एकदम क्लियर ये दिमाग में था कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, नहीं मुझे करके दिखाना ही है। तो वो बात मुझे बहुत एकदम मन को छू गई, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स रहे हैं, तो वो हमेशा एकदम मेरे फादर तो एकदम उनको देखते ही हम लोग घबरा करके किताब लेके बैठ जाते थे। लेकिन एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल, जहाँ चंबल का माहौल आप लोगों को पता है, लेकिन वहाँ पर जो जज्बा मनोज के अंदर था, जो संकल्प क्षमता जो मनोज के अंदर थी, जो ताकत उसके अंदर थी, वही ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हमारा सपना एकदम क्लियर होता है, कोई धुंधलाहट नहीं होती, कोई बादल नहीं होता, एकदम क्लियर आसमान में उगता हुआ सूरज हमको दिखाई देता है, बस उसको टच करने की वो दूरी हमको तय करनी रहती है, तो फिर हमको कोई ताकत दुनिया में रोक भी नहीं सकती। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे एकदम प्रभावित कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बहुत मजबूत बनते हैं, हमारी दृष्टि बहुत ज़्यादा खुलती है, हमारा व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़्यादा होता है। कभी हम असफल होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, एकदम निराशा आती है, ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, फिर अचानक से हमको एक रोशनी दिखाई देती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो जर्नी ऐसी ही रहती है। यूपीएससी की जर्नी बड़ी टफ है, लेकिन ये जो तैयारी है ये हमको बहुत मजबूत बनाती है। और स्पेशली मुझे लगता है जब आप यहाँ दृष्टि में पढ़ रहे हैं, विकास सर की जो क्लासेस कर रहे हैं, मैं तो आज भी जब अपना विमेन ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि वो विकास सर की ऐसे की क्लास जो थी वही विचार मेरे अंदर से निकल रहे हैं। वो जो सर ने तब पढ़ाए थे वो मैं आज बोलती हूँ, कहीं पर जाके बोलती हूँ। तो वो जो समझ का लेवल यहाँ पर बनता है, जो समाज में आगे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है इस यात्रा में। जैसे अभी भी जो बच्चे बच्चियों की बात है, तो सार्त्र पढ़ाते थे सर हमको, तो सार्त्र बोलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है, अस्तित्ववाद की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम जब कोई डिसीज़न लेते हैं तो एक्चुअली हमको स्ट्रांगली, एक तो स्ट्रांग सही डिसीज़न लेना चाहिए और दूसरा वो हमारा डिसीज़न है, उसे हमको आगे लेके चलना है, तो उस पर हमको फर्म रहना है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट अपने आप आ जाता है हमको। और इनफैक्ट जब हम लोग देखते थे उस समय, अभी मुझे पता नहीं तरुणा मैम अभी कितना आती हैं, जो मैडम हैं
हम लोग उनसे पहले, उन्हीं से पहले मिले थे। जब मैं आई थी तब तो पहले तरुणा मैम से ही मिली थी। वेरी इम्प्रेसिव, कॉन्फिडेंट, डायनेमिक एंड ऊर्जा से भरी हुई। तो जब हम लोग इन लोगों को देखते थे तो वो जो संतुलन, वो जो गजब का कोऑर्डिनेशन, वो जो हम लोग देखते थे, वाकई में इट वाज सो वेरी इम्प्रेसिव। तो हमने खुद बहुत कुछ सीखा है सर और मैम को देखते हुए। सर से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सर की कोचिंग में पहले तो मिले ही है, तो लाइफ का सबसे बड़ी हमारी माइलस्टोन ही ये कोचिंग है। और सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सर का इवन अभी भी इतने सारे, कहीं पर भी कोई अप्रिशिएट करे या कुछ भी हो, अभी सर ने जो बोला आज भी वो इतना रोमांचित करता है। अगर सर के मुंह से प्रशंसा का कोई शब्द निकल जाए तो सर का जो लेवल है या समझ का जो लेवल है, उस यात्रा में हमने इतना कुछ सीखा।